नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में कई नीतिगत और ढांचागत बदलाव किए हैं। कचरा प्रबंधन से को लेकर सरकार का जो दृष्टिकोण है वो अब केवल कचरा हटाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपशिष्ट से धन और चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलने पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ईपीआर नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और प्रतिबंध, वेस्ट टू वेल्थ, स्वच्छता सर्वेक्षण, ये ऐसे तमाम प्रयास हैं जिन्होंने विकसित भारत, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। और इन प्रयासों की तस्वीर अब धरातल पर नजर भी आने लगी है। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने 27 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत अधिसूचित नए नियमों को आज से लागू कर दिया है। क्या है ये नियम? अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में कितना बदल चुका है भारत? कचरा प्रबंधन के मामले में सरकार के प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं? कचरा प्रबंधन की चुनौतियां क्या हैं? यही कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल आज चर्चा में। तो भारत में कचरा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, जो आज से लागू कर दिए गए हैं। नए नियम पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। संसद में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, जिनका जो फोकस है वो कचरे को कम करना और उसे अलग करना और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग करना है। नए नियमों के तहत हर नागरिक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वो अपने घर या कार्यस्थल पर ही कचरे को 4 हिस्सों में अलग करे, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल कचरा। गीले कचरे में रसोई से निकलने वाला कचरा, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, फल शामिल होते हैं, जिन्हें आसानी से खाद में बदला जा सकता है। सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु को अलग रखकर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। सैनिटरी कचरा में डायपर्स, सैनिटरी पैड्स और मेडिकल उपयोग की चीजें आती हैं, जिन्हें अलग पैक करके देना जरूरी होगा। वहीं ई वेस्ट, बैटरी, केमिकल्स और बल्ब जैसे खतरनाक कचरे को विशेष देखभाल कचरे की श्रेणी में रखा गया है, जिसे सामान्य कचरे में मिलाना पूरी तरह से मना है। नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है और इस तरीके से कचरा प्रबंधन जो है वो एक बेहतर दिशा भी तय करेगा कि कैसे हमारे देश में हम अब कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कि इस दिशा में हम आगे बढ़ सकें और हम कुछ बेहतर कर सकें। और ज़्यादा इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील पांडे, आप डायरेक्टर हैं टेरी के। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुभूति विश्नोई। बहुत बहुत स्वागत अनुभूति जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत सुनील जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। सर देखिए, बहुत सारे प्रयास पिछले एक दशक से किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ऐसे में 27 जनवरी 2026 को जो अधिसूचित किए गए थे नियम, वो नियम की विस्तार से हमने जानकारी भी दी है, लेकिन भारत जैसे देश में जो है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी गंभीरता क्या है, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू पराक्रम जी। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो गीला कचरा है, खास करके हम टेम्परेट जलवायु के उसमें रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है डिग्रेड होता है या सड़ता है। तो अगर हम उसको समय समय से उसको हटाएंगे नहीं, उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, उसको प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजेंगे, जैसे आपने बताया कि खाद बनाने का वो दिया है नियम ने, गीले कचरे को। सर हम इस चर्चा को अभी आगे और बढ़ाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए सीधा रुख करेंगे लोकसभा का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपनी बात रख रहे हैं संसद में। इसके पीछे बड़ी गंभीर सोच थी, नई सोच थी,
नए भारत को अमृत काल में तेजी से आगे लेके जाने की सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया कि हम इन 5 प्रण को अपनाएं, 5 संकल्प लें भारत के आगे की विकास यात्रा के, और एक प्रकार से ये जन विश्वास के जो 2 कानून, एक कानून 2 वर्ष पहले आया था, एक कानून पिछले वर्ष इंट्रोड्यूस हुआ, फिर सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से आज हमारे सामने है। ये दोनों उस सोच को एक प्रकार से धरातल पर लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास भारत के 140 करोड़ नागरिकों पर है, जिस प्रकार से उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 5 प्रण में जहां एक तरफ भारत एक विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें 4 और प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिए थे। एक गुलामी की मानसिकता को नष्ट करने की बात की। हमें इतने वर्षों तक पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने देश पर राज करने के कारण एक बड़ी सहमी सी मानसिकता थी देश में। कई सारे कानून ऐसे थे जो सदियों से चल रहे थे, आजादी के पहले के कानून थे, उसमें छोटी छोटी गलतियां जिसपे वास्तव में सजा होनी भी नहीं चाहिए थी, ऐसे छोटी छोटी गलतियों के ऊपर सजा, ऐसी छोटी गलतियों पर दंड, उसके लिए कोर्ट कचहरी में जाना, एक प्रकार से अंग्रेजों को तो भारत के नागरिकों के ऊपर विश्वास होने का स्वभाव था ही नहीं, संभव भी नहीं था ये उनसे अपेक्षा करना। तो हर एक चीज में दंड लगा के वो देश के ऊपर राज करना चाहते हैं। कई सारे ऐसे कानून, उदाहरण के लिए इस आज के जन विश्वास बिल में प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1882, कोर्ट फीस एक्ट 1870, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903, लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898, ऐसे कई सारे कानून में छोटी मोटी गलती के लिए भी आपके ऊपर केस दर्ज होता था, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। एक माननीय सदस्य अभी कह रही थी कि करोड़ों केस कोर्ट में है और उसी के साथ बिल की आलोचना कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके कहने का मतलब क्या है, कोर्ट में केस कम करने चाहिए या कोर्ट में केस और बढ़ाने चाहिए। और हमारी कोशिश है कि गुलामी की मानसिकता की जो सोच थी दंड देने की, उसको न्याय में कैसे बदला जाए। छोटी मोटी गलतियों के ऊपर चिंता ना करते हुए अगर कोई गलत सोच से, मेंस rea जिसको कानून में कहते हैं, अगर किसी के गलती में जानबूझ के करी गई गलती हो या जिससे दूसरे के प्रति कोई नुकसान हो रहा हो, वैसे कानूनों को छोड़ के जो छोटी मोटी गलतियां उससे कैसे मुक्ति दिलाना जिससे ये गुलामी की मानसिकता से हटे। वैसे तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी जब भारतीय न्याय संहिता लाए थे तब भी उन्होंने समझाई थी इस बात को कि भारत अब दंड के बदले न्याय की तरफ जा रहा है। और ये जन विश्वास कानून भी उसी कड़ी में आज हम आपके समक्ष लाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पुराने कानून थे ये व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाते थे, उल्टे उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए, क्योंकि हम गुलाम थे। अंग्रेजों को छोटी फौज के साथ हमें कंट्रोल करना था, एम्पावर करने के दृष्टिकोण से नहीं।
और जनता इसमें तनाव में रहती थी, त्रस्त रहती थी। और ये भी सच्चाई है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर हम कहें कल के मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा एक कानून है दिल्ली पुलिस एक्ट में, जहां पे अगर एक छोटा सा 7 साल की उम्र से कम का बच्चा अगर उनको शौच का प्रेशर आ जाए, उसको बेचारे को 7 साल के छोटे बच्चे को समझ नहीं है कि भाई शौच के लिए मुझे शौचालय जाना है, अगर गलती से वो किधर शौच कर ले तो उसके ऊपर भी कोर्ट का केस दर्ज हो सकता था, उसको भी कोर्ट कचहरी में लेके जाके और दंडित किया जाता। इस प्रकार के कानून अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर हम 12 साल के कार्यकाल को देखें तो लगातार पहले ही दिन से उन्होंने सरलीकरण पे विश्वास किया, इस पुरानी मानसिकता को बदलने पे विश्वास किया। और मैं आगे बताऊंगा कैसे लगातार क्रमशः 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के हेतु अलग अलग प्रभावी कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के जो नागरिक हैं उनके मन में देश के कानून, देश के विकास के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनशीलता है, प्राथमिकता है कि वो कोई जानबूझ के कानून तोड़ने के लिए राजी नहीं है, चाहता नहीं है। साधारणतः सरकारों की जो सोच रही है पहले कि दंडित करो, नए कानून लाओ, उसमें और ज्यादा ऑफेंसेस रजिस्टर करो, उसमें ये बात तो रही गई कि छोटी मोटी गलतियों को कैसे लोगों को सुधार करने का मौका दिया जाए। और इसलिए ये दूसरा प्रण, गुलामी की मानसिकता हटाना आवश्यक था। तीसरा प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। भारतीय परंपरा में शासन विश्वास के ऊपर चलता था, विश्वास पर आधारित रहता था, संदेह पर नहीं। हमारे पुराने इतिहास में भी अगर जाए तो राजा महाराजा भी कई छोटी गलतियों के लिए किसी को दंडित नहीं करते थे। तो लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि भारत अब दंड के बजाय न्याय विधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे पुराने कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी उन्हें खत्म किया गया और कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने की इस सरकार की कोशिश है। आइए इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद चर्चा में हमारी खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। समझना चाहूँगा सुनील जी, देखिए हम बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कचरा प्रबंधन के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो जो नियम बनाए गए हैं और वो जो नियम बनाए गए हैं उनका किस तरीके से सही क्रियान्वयन हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासतौर से जब हम अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसा आपने बताया शुरुआत में कि जो है ये नियम जो है तो अभी जो आज से लागू हुए हैं, इनमें काफी सारी ऐसी कोशिश की गई है कि जिससे क्रियान्वयन और मजबूत हो। जैसे कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उस पे जो है उनको जो बल्क वेस्ट जनरेटर है उनका रजिस्ट्रेशन होना है जी, और उनको जो है और जो उनकी मॉनिटरिंग होनी है वो और आसान हो जाएगी, क्योंकि हम जो है उनको ऑनलाइन अब जो है वो कर सकेंगे, देख सकेंगे। और इसके अलावा जो है जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी का जो मॉडल है
जो कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे में पहले था और प्लास्टिक कचरे में भी पहले था, वो अब ठोस कचरा प्रबंधन में भी लाया गया है, जी। एक डिफरेंट तरीके से, लेकिन लाया गया है, जिससे कि वो जो है जो 100 किलो से ज्यादा कचरा इकट्ठा जनरेट करते हैं या 20,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की उसमें रहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बन गई है कि अब वो खास करके गीला कचरा जो है वो अपने प्रेमाइस में ही मैनेज करे, खाद बनाएं उसकी, या ज्यादा कचरा है तो बायोगैस बनाएं। जी। और अगर किसी वजह से वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो है कि वो कचरा किसी को दे रहे हैं, और वो कचरा जिसको दे रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग जो है और इफेक्टिव तरीके से हो सकेगी कि वो कचरा सही जगह पे जाके निष्पादित हो रहा है और सही जगह जाके मैनेज हो रहा है, इधर उधर फेंका नहीं जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इस नए नियम में जो है वो है, जो कि लोगों को ठीक है। जो कचरा जनरेट करते हैं उनको और जिम्मेदार बनाएगा। ठीक है, अनुभूति बिश्नोई हमारे साथ बनी हुई है। अनुभूति जी, देखिए, हम स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद आज जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में सरकार के प्रयासों को आप कैसे देखेंगी, और ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम जो है, क्या आपको लगता है कि ये वर्तमान समय की आवश्यकता है जिस पर सरकार ने ध्यान दिया है? पराक्रम, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक जो रणनीति है सरकार की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी। पर, उसका एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है इससे, और एक तरह से इसे एक छलांग माना जाएगा, क्योंकि मैं इसको केवल कचरा प्रबंधन की तरह नहीं देख रही। जी। मैं देख रही हूँ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं COP26 में, जो हमारे पर्यावरण संबंधित लक्ष्य हैं, नेट जीरो टारगेट्स वगैरह, उनसे ये बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जैसे कि जब हम गीले कचरे का अगर हम सही से प्रबंधन करते हैं तो मीथेन की समस्या बहुत हद तक इससे कंट्रोल हो जाएगी, जी। जो कि हमारा एक नेट जीरो टारगेट है 2070 का। साथ में जब हम लैंडफिल की बात कर रहे हैं, वो भी इन सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो कार्बन उत्सर्जन है, इन सब पे आपके जो नेट जीरो गोल्स हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन गोल्स हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। साथ में जो भारत का लाइफ मिशन है, जिससे हम बात करते हैं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की, उससे भी ये सब जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम कह रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी, हमारा अभी जो हमने सबमिट भी किए हैं अपने INDCs क्लाइमेट को लेकर, उसमें भी हमने बोला है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट टू वेल्थ में बहुत काम करना चाहते हैं। तो इसमें इस नियम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जैसे कि इसमें है कि कचरे का आप यूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे ब्रिक्स बनाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में कोयले की जगह, तो आप कोयले को भी रिप्लेस कर रहे हैं, और वेस्ट टू वेल्थ जो आपने कहा भी है, कचरे से कंचन की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट है, परिवर्तन है। पहले था कि बस कचरा एकत्र कीजिए और वो लैंडफिल में जाके डंप हो जाता था। जी। तो इसमें हम एक इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है कि हम कह रहे हैं उसको हम रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे, और साथ में हम प्रतिबद्धता ला रहे हैं, जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, जिसने भाई प्रदूषण क्रिएट किया है या कचरा जनरेट किया है, आप खुद उसे हैंडल कीजिए, मैनेज कीजिए। ये नहीं कि आप सड़कों पे फेंक दीजिए, या मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन वॉशिंग। मेरे ख्याल से इसमें ये लक्ष्य रहा है कि ग्रीन वॉशिंग को भी खत्म किया जाए, कि आप केवल सर्टिफिकेट देकर आप बाहर नहीं निकल सकते। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कचरा जो है आप खुद रिसाइकल कीजिए। खासकर बड़े कारखाने हैं, ऑफिसेज हैं, होटल्स हैं, सोसाइटी है, उन पर एक तरह से जिम्मेदारी डाली गई है कि आपका काम भी है कि आप ये कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, उन पर बहुत प्रेशर रहता है, वो कर नहीं पाती हैं इतना इकट्ठा, और उसे प्रोसेस नहीं कर पाती हैं। इस तरह से ये एक नया, जो मेरे हिसाब से एक नया आर्किटेक्चर बन रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर। तो ये बहुत बड़ी आगे जाके इसका बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इसकी, और इसका इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप एक नया सिस्टम ला रहे हैं, बिहेवियरल चेंज की भी बात कर रहे हैं, कि लोगों को समझना होगा कि 4 वर्ग होंगे अब कचरे के, ये सब करना चैलेंज है। तो ये सब चुनौती आगे जाके इम्प्लीमेंट करना, लोगों में इसमें जागरूकता लाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वाकांक्षी नीति है। ठीक है, तो देखिए चुनौतियां तो हैं, लेकिन यदि हम कोशिश
की जाएगी, सार्थक प्रयास किया जाएगा, तो हम निश्चित रूप से इसको हम सफल भी बना सकते हैं, साकार भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भारत के आज शहर हैं जहां पर इन नियमों के आधार पर पहले से कचरा प्रबंधन जो है वो प्रक्रिया के तहत चला आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से आता हूं। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 7 बार पहले स्थान पर रहा है। सुनील जी, ये तमाम सारे इस तरीके की जो मोटिवेशनल एक्सरसाइजेज हैं जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू की गई, स्मार्ट सिटी हो गया, आपका स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ऐसे प्रयास भारत को कितनी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और कैसे कचरा प्रबंधन को और ज्यादा बेहतर कर पाते हैं? जैसे इंदौर की चर्चा आपने की जी, बहुत जरूरी होगा कि बाकी शहरों में जो भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, खास करके टियर 2 टियर 3 सिटीज, उनके नागरिकों को कैसे हम मोटिवेट कर सके। जैसे मोटिवेशन जो है इंदौर के नागरिकों में है जी, कि अब वो इतनी सफाई की उनको आदत पड़ गई है कि वो गंदगी अपने आसपास देखना नहीं चाहते, और इस तरह का मोटिवेशन जो है लाना पड़ेगा बाकी शहरों में। क्योंकि कचरा, जैसा अभी बोला कि कचरा जो है वो पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के अंडर में जो जनरेट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है कि कैसे उसका प्रबंधन किया जाए और सरकार के साथ कैसे मिलकर काम किया जाए, जिससे सरकार का भी काम आसान हो और जो कचरा जनरेट कर रहे हैं उनको भी उससे कुछ बहुमूल्य रिसोर्स जो है वो जनरेट कर पाए। जी, तो वो जो है इंदौर वाला मॉडल हमको बाकी शहरों में भी वो करना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि इधर उधर कचरा न फेंके और कचरा ठीक से अलग अलग उसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज में सेपरेट करें। बिल्कुल ठीक है। अनुभूति जी, अगला सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब हम प्रयास करते हैं और उसमें यदि हम जन भागीदारी के सहयोग की बात करते हैं तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जनता के प्रयास से ही साकार हो पाएगा। जिस इंदौर मॉडल का जिक्र यहाँ पर सुनील जी कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि जो जागरूकता है वो जनता के स्तर पर वो क्रांतिकारी रूप में देखने को मिली है, और उसका जो परिणाम है वो परिणाम हमारे सामने है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के आप सिरमौर बनते हैं लगातार 7 बार। तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लोगों की जागरूकता, लोगों की सहभागिता। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी ये, क्योंकि ऐसी चीज है, कचरा संरक्षण है जिसमें हर नागरिक की भागीदारी और हर नागरिक का रोल है। एक तो ये जागरूकता होना कि हमें ऐसे नहीं करना है, हर जगह नहीं फेंकना है, अपने शहर को साफ करना है, अपने वातावरण को साफ रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात, आपके स्वास्थ्य पर भी तो इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। चाहे हम स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को देखें, आपके स्वास्थ्य की जो इतनी सारी परेशानियां होती हैं जब लैंडफिल होते हैं, ये सब, इन सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हर नागरिक पर है। तो सबकी ड्यूटी बनती है, एक तरह से जिम्मेदारी है कि आप इसमें भागीदारी करें। और साथ में एक और मैं पॉइंट कहना चाहूंगी, जो सरकार का भी एक लार्जर लक्ष्य है और वैसे भी एक किसी भी समाज में होना चाहिए, वो है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना। तो ये उससे भी बहुत जुड़ा हुआ है। ग्रीन जॉब्स की अगर हम बात करें और नेट जीरो का भी हम टारगेट की बात करें, तो जो एक तरह से नई इकोनॉमी आएगी कचरा एकत्र करने में, प्रोसेसिंग करने में, उससे आप एक तरह से नए नए रोजगार तैयार करेंगे, जो कि देश को भी जरूरत है और एक अच्छा सस्टेनेबल गोल है। ये स्वच्छ भारत मिशन का भी बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टारगेट है। तो ये सब मेरे ख्याल से, अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी देखें, नेट जीरो टारगेट देखें, और जो हमारे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, और इसके अलावा हमारे प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स भी हैं, वो सब संबंधित हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन है, चाहे हम जल संरक्षण की बात करें या मतलब हम स्वास्थ्य की भी बात करें, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। तो सबका सफल होना, जैसा आपने कहा कि सार्थक प्रयास के साथ हो सकता है, वो सब बहुत जरूरी है, जिससे कि एक पूरी कड़ी जुड़े और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ठीक है, बहुत संक्षेप में सुनील जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो अपशिष्ट प्रबंधन 2026 के नियम आज से लागू किए गए हैं, इसमें जो चौथा और महत्वपूर्ण जो भाग है वो ये है कि ईपीआर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रभावी तरीके से काम करने की बात इसमें कही गई है। जो बैटरी वेस्ट है, जो बल्ब है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, तो ये इसे आप कैसे देख रहे हैं कि इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत आपको लगती है, ताकि लोग इस स्तर पे भी जागरूक हों? और जो प्लास्टिक वेस्ट जो सालों साल नष्ट नहीं होता है, जो बैटरीज और जो पुरानी मशीनरीज हैं, उसका हम सही निस्तारण कर पाए? बिल्कुल, जैसा अनुभूति जी ने बोला, इसमें हमको देखना पड़ेगा कि हम ठोस कचरे प्रबंधन का जो रूल है
उसको हम जो है बाकी रूल्स के कंटेक्स्ट में भी देखें, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इंडस्ट्री में विषालु कचरा प्रबंधन हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल है जी। क्योंकि ये जो हजार्डस सामान है इनके लिए फाइनली नगर निगम को जो है इंडस्ट्री से जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि कैसे उनका सैनिटरी वेस्ट जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर्स में जाए, कैसे उनका जो है विषालु कचरा जो है वो जो खास विषालु कचरे के लिए रिसाइकलिंग और डंपिंग साइट्स होते हैं उन पे जाए और वो हमारे सैनिटरी लैंडफिल साइट्स पे ना जाए, जिससे कि उससे कोई प्रदूषण ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो तो वो देखिए, बाकी रूल्स को भी इसमें साथ में हमको देख के चलना होगा बिल्कुल ठीक है। और कैसे उनके साथ जो हम इनको और प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत से विकसित भारत का निर्माण करने का ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य में सहभागिता हम सभी की है, जवाबदेही और जवाबदारी हम सभी की है, तभी हम इस लक्ष्य को साकार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा को सुनने के बाद में जो तमाम सारे दर्शक हैं वो इस पर ध्यान देंगे और स्वच्छता के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका सही तरीके से निर्वहन करेंगे, तभी ये चर्चा भी सार्थक हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति बिश्नोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पांडे जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में आज इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।